हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जैम का ट्रेनिंग पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि जैम में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जिसकी जो क्वायरी थी वो मैंने उसमें समझा दी थी। फिर भी अगर किसी की क्वायरी रह गई थी तो वो कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो जैम के ट्रेनिंग पार्ट सेकंड है, जो अपना 30 मिनट से कम का ही रहेगा, क्योंकि 30 मिनट के ही हम पार्ट करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाते हैं लोग बाग, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टों में ही बनाना अच्छा है, इसलिए छोटे छोटे पार्टों में ही मैंने बनाया है ट्रेनिंग को। तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे जैम की ट्रेनिंग। बहुत से लोगों का आजकल ये कमेंट आ रहा है कि सर मेरे को डॉक्यूमेंट क्या चाहिए जैम में रजिस्ट्रेशन के लिए, जबकि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। चाहे तो वो व्हीकल का टेंडर हो, हाउसकीपिंग के टेंडर हो, मैन पावर के हों, क्लीनिंग के हों, या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी टेंडर हैं, जिस तरीके का जो काम होगा उससे रिलेटेड उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। जैम पे रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर आपको जैम पे वर्क करना है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। अगर आपको सर्विस में कोई काम करना है तो, चाहे मैन पावर हो, हाउसकीपिंग हो, हॉर्टिकल्चर हो, सैनिटेशन हो, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, जो भी हो, या फिर आप एसी की सर्विस वगैरह हैं या अदर सर्विसेज हैं, एसी में डील करना चाहते हो प्रोडक्ट में, तब भी जीएसटी मैंडेटरी है। छोटे छोटे जो आइटम होते हैं जिनको उनमें जीएसटी मैंडेटरी नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में जीएसटी मैंडेटरी होता है जैम पे रजिस्ट्रेशन में। तो जैम पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको चाहिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे भी मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। जैम पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सबसे पहले आपका आधार पैन होना चाहिए। अगर कोई प्रोप्राइटर केस है, पहले मैं प्रोप्राइटर केस का बता देता हूँ। अगर कोई प्रोप्राइटर केस है तो उस केस में आपका आधार, पैन, ईमेल आईडी, आधार पैन हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, और आपका बैंक करंट अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा, बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए, वो भी फर्म के नाम से होना चाहिए, आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अगर आपकी फर्म 2 साल से ज़्यादा पुरानी है तब आपको आईटीआर के फॉर्म भी लगाने हैं, ना कि आईटीआर नहीं लगाने हैं, आईटीआर के फॉर्म लगाने हैं, या कंप्यूटेशन से देख के आपको टर्नओवर का डाटा उसमें अपडेट करना है जैम में। अब जैम ने ये भी रूल लगा दिया कि अगर आपने सीए से कोई टर्नओवर सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अगर आपके पास आईटीआर नहीं भी भरी हुई है, तो आप उसमें डाटा जो है 5 साल का भी अपलोड कर सकते हो जैम पे, जिससे जब आपको टेंडर मिलने में आसानी होगी। अगर आपका टर्नओवर और एक्सपीरियंस में जो है जितना डाटा आप जैम पे ऐड कर दोगे ना, तो वो आपका ऑटो मोड जो सिस्टम होता है उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो वो कैसे कैसे करना है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, और इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे हम जैम पे अलग अलग तरीके से टेंडर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैम पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम, मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो आधार कार्ड, प्रोप्राइटर केस में आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रोप्राइटर केस में वही होता है फर्म का जो मेंबर का होता है, ठीक है। और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, और फर्म पुरानी है तो 2 साल पहले की पुरानी है फर्म, तो उसमें आपको आईटीआर भी लगानी होगी। लेटेस्ट लगा सकते हो, या वैसे तो 3 साल की मैंडेटरी होती है, लेकिन 1 साल में भी आप करके प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जैम की साइट पे और लॉगिन करते हैं, वो देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस एक और रह गया था, हाँ वो मैं बता देता हूँ कि अगर किसी की, ये तो हो गया प्रोप्राइटर केस में रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ का करना है आपको, चाहे वो व्हीकल हायरिंग है या कोई सी भी है, मैन पावर, कोई भी सर्विस है XYZ, या प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है, तब भी आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए मैन। इसके अलावा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जैम पे रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अगर आपको कैटलॉग बनानी है तो कैटलॉग में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो अलग अलग है। अगर आपको मैन पावर, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, इन चीज़ों में फैसिलिटी मैनेजमेंट, या जिसमें मैन पावर से रिलेटेड अगर कोई कैटलॉग है तो उसमें आपको EPF ESI रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और लिन नंबर मैंडेटरी है। अदर सर्विसेज में जैसे कि व्हीकल हायरिंग है, तो व्हीकल हायरिंग में जो है आपको
ईपीएफ ईएसआई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन किसी किसी टेंडर में मैंडेटरी रहता है। अगर किसी टेंडर में लिखा हुआ है कि भाई ड्राइवर का ईपीएफ ईएसआई भी आपको पेड करना है, टेंडरों के हिसाब से डिसाइड होता है, उसी के हिसाब से फिर कैटलॉग बनाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टेंडर में डालने के लिए आपको मैंडेटरी है। अब बात आती है प्रोप्राइटर का, हो गया आप कोई पार्टनरशिप कंपनी है या एलएलपी है या कंपनी है कोई भी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड चाहिए, बंदे का जो भी मैनेजिंग पार्टनर हो उसका आधार पैन चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जीएसटी, करंट बैंक अकाउंट, और फर्म अगर पुरानी है 2 साल से ज़्यादा तो आईटीआर फॉर्म चाहिए, और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन का हो गया आपका, ठीक है। कंपनी के लिए भी सेम है, मैनेजिंग पार्टनर रहेगा, और एलएलपी के लिए भी मैनेजिंग पार्टनर रहेगा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में रहेगा जो भी है, और कंपनी का पैन कार्ड रहेगा, टैन रहेगा, कंपनी के उसका डी जो नंबर वगैरह होगा। और अगर स्टार्टअप इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है या कंपनी है और उसका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, तब भी आप उसको ऐड कर सकते हो जेम पे, ठीक है। तो अब हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये आजकल बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है लोगों को, कंफर्मेशन योर टेन नंबर इज नॉट अपडेटेड, डू यू वांट टू अपडेट नाउ। अगर आपने अपना 10 नंबर बनवा रखा है तब तो आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। अगर आपका 10 नंबर, जैसे आपकी फर्म बड़ी है और आप उसमें सैलरी बंदों को देते हो जो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है, तो उनका आप टीडीएस काट रहे हो, ठीक है, तब आपको 10 नंबर लेना है और अपना 10 नंबर जो है इसमें यस करके अपडेट कर देना है। अदरवाइज तो आप नो करते रहो। लेकिन ये फिर भी डिस्क्लेमर दे रहा है, जेम पोर्टल विल अलाउ द रिसीवर ऑफ सर्विसेज टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर द इनकम टैक्स ओनली इफ द वैलिड 10 इज अपडेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द सर्विस ऑन द जेम पोर्टल। इन केस वैलिड 10 इज नॉट अपडेटेड एंड टीडीएस implication arise at the later that then जेम विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल सच डिफ़ॉल्ट। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको टीडीएस वगैरह कुछ भी जो काटते हो, अगर इस पर 10 वो नहीं होगा तो इसमें जो डाटा टीडीएस वगैरह आपका जो भी होगा डिडक्ट होगा, जो डिडक्ट करोगे आप, तो फिर जेम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास है 10 नंबर तो ठीक है, 10 नंबर अपडेट कर दो, नहीं तो अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा भी सकते हो, ठीक है। पैन के बेस पे बनेगा, जो भी आपकी फर्म का पैन हो। प्रोप्राइटर केस में उसके प्रोप्राइटर का ही पैन रहेगा, और पार्टनरशिप एलएलपी और कंपनी में उनका कंपनी का और पार्टनरशिप का पैन रहेगा। अगर किसी के पास है तो यस करके वो डिटेल आ जाएगी, इसमें आपको 10 नंबर की डिटेल जो है ऐड कर देनी है, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे कोई वो नहीं है तो ऐड न्यू 10 करके आप यहाँ पे कर सकते हो। 10 नंबर नेम एज ऑन 10 और ये पैन नंबर उससे रिलेटेड आ जाएगा तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया वो। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हम जेम पे जो है अपना, मैंने रजिस्ट्रेशन का आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया था, क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपके 2 अकाउंट बन गए तो आप अकाउंट में जाके क्लोज भी कर सकते हो इस अकाउंट को, क्लोज अकाउंट, ईमेल आईडी चेंज करनी है ये वगैरह, ठीक है। अब मेन बात आती है कि बिड्स कैसे चेक करनी है आपको अपनी। जब भी आप जेम पे काम करते हो या जेम पे कुछ भी करते हो तो लॉगिन करते हो, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको कैटलॉग बनानी है। तो बिड पे तो हम बाद में जाएंगे, विदाउट कैटलॉग के आप बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लिस्ट ऑफ बिड पे जाते हैं तो इस फर्म की तो अभी कैटलॉग बनी हुई है बाई कैटेगरी, तो इसकी भी काफ़ी सारी हमने कैटलॉग बना रखी हैं, जैसे कस्टम बिड है, फैसिलिटी है, मैन पावर की सारी हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं। तो जो जो कैटलॉग आपने बनाई होंगी वो यहाँ पे विजुअल होंगी आपकी कंपनी की।
अगर कोई कैटलॉग आपकी विजुअल यहाँ पे नहीं हो रही है, आपने बनाई है, तो वो पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हुई है, जैम की तरफ से वेरीफाई नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन या वो पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो वो आपको कैटलॉग में जाके सर्विस में जाके देख सकते हो। अगर प्रोडक्ट की कोई कैटलॉग है तो वो प्रोडक्ट की यहाँ पे शो होगी, ठीक है। प्रोडक्ट वाली कैटलॉग में जाना है आपको, तो सर्च माई ऑफरिंग, तो वो जितनी भी आपकी यहाँ पे जैसे इन्होंने प्रोडक्ट की बना रखी हैं जो भी कैटलॉग, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। पब्लिश है इनकी ये दोनों कैटलॉग, जो भी नाम है, माउंटेड लेटर थ्रो स्क्रूज न्यू स्टेनलेस स्टील नेम प्लेट्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं इनकी। अब आपको अगर आपका कोई ऑर्डर आया है तो वो ऑर्डर इसमें दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है तो वो ऑर्डर इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट का जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है प्रोडक्ट का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर नेशनल इंस्टीट्यूट, ये कंप्लीटेड, ठीक है। ये इन्हें कोई ऑर्डर मिला होगा, वर्क प्रोडक्ट का है ये, ठीक है, प्रोडक्ट पे लग जाएगा, ठीक है। अगर सर्विस का देखना है तो सर्विस पे अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि कैटलॉग कैसे बनानी है। व्हीकल हायरिंग वालों को मैंने पहले ही बता दिया है कि व्हीकल से रिलेटेड जो भी कोई क्वायरी है मैंने आपको रिजोल्व कर दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए व्हीकल के लिए। फिर भी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब बात आती है कैटलॉग बनाने के लिए, तो कैटलॉग पे चलते हैं। अगर हमें सर्विस की कोई कैटलॉग बनानी है, ठीक है, सर्विस की कोई भी कैटलॉग बनानी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे क्लीनिंग की बना रखी है किसी की भी, तो उसमें जैसे फैसिलिटी की बनानी है हमको, मैन पावर बेस या कुछ भी, तो कैटलॉग बनाने के लिए आपको सिंपली रेट शीट में तो चीज़ें अपडेट करनी है जिस चीज़ की लेनी है आपको। ये एक बार में एडमिन का लेगा, एक बार में अदर्स का लेगा, सारे एक साथ नहीं कर सकते। जो चीज़ें साथ में हो सकती हैं वो मैंने कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे ये रेट वगैरह अगर आपको भरने हैं तो आप भर सकते हो, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। प्लस इसके साथ जो है इसके सर्टिफिकेट भी रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ISO अगर आपके पास है तो आप ISO डाल सकते हो, लेकिन ISO डालने से ये होगा, अगर ISO की डेट एक्सपायर होगी तो आपको फिर दोबारा एक कैटलॉग अपडेट करनी पड़ेगी। इसलिए लेबर लॉज में आपको EPF या SIC नंबर आपको डालना है, और डेट ऑफ एक्सपायरी EPF SI में कुछ होती नहीं है, तो वो आपको जो मर्जी डाल देना आप। और लोकेशन जिस भी स्टेट से आपने EPF SI लिया है वो आप इसमें डाल सकते हो। अपलोडेड सर्टिफिकेट में आपको EPF SI GST MSME जो भी आपके पास है और अंडरटेकिंग जो भी हैं वो आप यहाँ पे सारी लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरी आती है अंडरटेकिंग फॉर लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, वो एक खास पहचान होती है आपकी। जब भी आप EPF SIC या श्रम सुविधा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो या लेबर लाइसेंस में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका एक ऑटोमेटिकली लिन नंबर जनरेट हो जाता है, जिससे आपकी कंपनी की पहचान होती है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो वो नंबर जनरेट होता है, तो वही आपको यहाँ पे चाहिए होता है, और उसी से रिलेटेड अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे लगानी है, अपलोड करनी है, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद अपनी ये सारी चीज़ें बनने के बाद आप इसे वैलिडेट एंड सेव कर दोगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट का। लेकिन हम अगर अभी इसमें ऐड करेंगे तो हमारी वो लाइव नहीं रहेगी, फिर वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो अगर आपने पहले से नहीं बनाई है कैटलॉग तो उसमें आप कर सकते हो ये काम, ठीक है। ये फैसिलिटी की हो गई। ऐसी सब में जितनी भी मैन पावर से रिलेटेड कैटलॉग है, जिसमें लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा है, लेबर लॉज मांगा है, उसमें आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने ही करने हैं, ठीक है। और जो ये आपको पूरी सर्विस ऐड करनी है वो आप ऐड कर लोगे। अगर कुछ गलत ऐड करोगे तो ये मना कर देती है कि दोनों एक साथ ऐड नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट भी जहाँ जहाँ जो लगने हैं, लेबर लॉज में EPF रहेगा, SIC नंबर रहेगा, कोई सा एक डाल दो, और डेट ऑफ एक्सपायरी जो भी आपको डालनी है 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल आगे की जो भी आपको डालनी है, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी EPF SI में कोई होती नहीं है, ठीक है। और वैलिडेट और लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर में सेम रहेगा। लेबर आइडेंटिफिकेशन की अंडरटेकिंग रहेगी। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी कहा है कि 150 रुपीज़ में आप मेरे से ले सकते हो, और भी उसमें अंडरटेकिंग होती हैं जो आपके टेंडर में काम आती हैं, ठीक है।
वर्ड की फाइल में होती है, फिर आप उसको अपनी कंपनी की डिटेल जो है उसमें चेंज कर सकते हो, फिर कैटलॉग बना सकते हो। ओके, और ये कैटलॉग जब लाइव हो जाएंगे उसी के बाद ही आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको किसी कैटलॉग को एडिट करना है, कुछ आपका टेंडर है जिसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है जो कैटलॉग में आपकी ऐड नहीं है, तो आप ऐड भी कर सकते हो इसमें। यहाँ पर एडिट के जाके ऐड रो में कर सकते हो। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो ये एडिट का भी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन फिर वो अप्रूवल के लिए कम से कम उसको 1 दिन चाहिए मिनिमम वर्किंग डेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैटलॉग से रिलेटेड हो गया। फिर भी अगर आपको कैटलॉग से रिलेटेड कोई इशू आता है किसी भी चीज़ का, अगर कोई कैटलॉग आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ से कैटलॉग सर्च भी कर सकते हो। अगर फिर भी कोई कैटलॉग आपको इसमें नहीं शो हो रही है तो आप जेम वालों से कांटेक्ट कर सकते हो। पहले ऑप्शन था कि अगर कोई कैटलॉग नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे बना सकते हो, रिक्वेस्ट डाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ से रिक्वेस्ट हटा दिए। अब ये रिक्वेस्ट उधर की तरफ से ही आती है, या तो बायर के एंड से या फिर जीएम वाले खुद कर सकते हैं। तो आप उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेल पे बात कर सकते हो, या हेल्प डेस्क पे लिख सकते हो। अगर आपको कोई नई कैटलॉग बनवानी है, कैटेगरी बनवानी है, तो वो बना देंगे अगर उनको सही लगते हैं डॉक्यूमेंट आपके, तो ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कैटेगरी इसमें सर्च करनी है एएमसी वगैरह वाली, तो एएमसी की जितने भी कैटलॉग हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ एएमसी लिखा होगा, कुछ एनुअल मेंटेनेंस सर्विस फोटोकॉपी, जो भी आपकी सर्विस कैटलॉग होगी वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। जैसे रिपेयर एंड ओवरलॉपिंग की है, रिपेयर में काफ़ी चीज़ें आती हैं, क्रिएट करनी है कैटलॉग। अगर वैलिडेट एंड सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपसे जो जो चीज़ें मांगना होगा वो मांग लेगा, उस पर खोल देगा, ठीक है। आप इसको ऐड करके जितनी भी चीज़ें वो ऐड करके यहाँ पे कर सकते हो। प्राइस ऑन डिमांड भी कर सकते हो, कोई कार से रिलेटेड है या हॉट एसी, चलो एसी मान लेते हैं, ठीक है। किस कंपनी का है, डेकिन का मान लेते हैं। सेल्स स्पेयर रिक्वायर्ड यस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस बायर परमिसेस पे रहेगा, या सर्विस वर्ड तो बायर परमिसेस, ठीक है। सर्विस उसका भी कर सकते हो, सेलर परमिशन, और वैलिडेट एंड सेव कर दोगे। कैटलॉग अभी ये लाइव हो गई है, लेकिन ये 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आपको वहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो कैटलॉग से रिलेटेड तो जो भी इशू है आपके वो हो गए, ठीक है। किसी भी कैटलॉग को एडिट वगैरह करना है तो वो आप एडिट रेट शीट में जाकर एडिट कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट में कुछ चेंज करना है। कोशिश करें, आजकल क्या हो रहा है, मैन पावर के जो या किसी भी चीज़ के आप टेंडर डाल लो तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उसमें आ जा रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई के बेस पे ईएमडी किसी को लगानी नहीं होती है, टेंडर फ्री में डल जाता है, ठीक है। बस जो डालने आप किसी बाहर वाले से डलवाते हैं तो वो चार्ज आपको देने होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करें कि अपना जो डाटा है, आपका टर्नओवर है, ईपीए और एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पर एडिट करते रहो, आप चढ़ाते रहो। जैसे एक्सपीरियंस है तो जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा ना, आपके नंबर वो ज़्यादा आएंगे। जैसे आपको टर्नओवर की डिटेल डालनी है, ठीक है, तो कंपनी वाले पे जाना, माई अकाउंट पे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स असेसमेंट, तो यहाँ पे टर्नओवर, अभी ये नई कंपनी है तो ऐड नहीं है, तो आपको टर्नओवर ऐड टैक्स असेसमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड करोगे तो ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो जो भी है, ठीक है। कैटलॉग का मैंने बता ही दिया। ये जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऐड करोगे उतना ही आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। जैसे यहाँ पे रेटिंग है, अभी रेटिंग भी नहीं आ रही है, तो रेटिंग भी किसी किसी टेंडर में मांगते हैं, तो उससे भी नंबर आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि बिड कैसे सर्च करें। तो बिड पे जाने के लिए लिस्ट ऑफ बिड पे आपको क्लिक करना है, और जो भी कैटेगरी की आपको बिड चाहिए उसकी कैटलॉग आपकी बनी होनी चाहिए। जैसे हमें मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस ये वाली करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस मिनिमम वेजेस वाली है। तो इससे रिलेटेड सारे टेंडर इंडिया में जहाँ जहाँ निकल रहे हैं वो आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी स्पेशल लोकेशन के खींचने हैं, जैसे न्यू दिल्ली के हैं, तो न्यू दिल्ली आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो नई दिल्ली के आ जाएंगे, ये सारे नई दिल्ली के आ जाएंगे, ठीक है। एक आध दूसरी जगह का भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम न्यू दिल्ली रहेगा। अगर लखनऊ के देखने हैं तो लखनऊ के आ जाएंगे आपके पास, तो ये लखनऊ के आ जाएंगे, ठीक है। और आपको देखने हैं मुंबई के आ जाएंगे। अगर आपको इसमें 2-3 कैटलॉग, तो जितने भी है जो आप कैटलॉग सेलेक्ट करके अगर आपको किसी और का देखना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो और
फैसिलिटी या किसी का भी टेंडर देखना है तो उससे रिलेटेड सारे टेंडर यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन आपको स्पेशल लोकेशन का देखना है तो आपको यहाँ पे लिख कर ही देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई टेंडर नंबर है एग्जैक्ट देखना है तो एग्जैक्ट बिड भी सर्च कर सकते हैं, एग्जैक्ट सभी सर्च करना है, कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो वो कंटेंट कुछ करना है तो वो भी लिख के आप सर्च कर सकते हो। या फिर आपको खाली सर्विस की बिड देखनी है, ठीक है, तो आपको फैसिलिटी से रिलेटेड सर्विस के बिड आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा जो भी, तो वो बिड आ जाएंगे उसी से रिलेटेड। हाई वैल्यू बिड देखनी है आपको तो हाई वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की आ जाएगी। अगर आपने कोई बिड पार्टिसिपेट कर रखी है तो वो कौन सी है, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेटेड बिड पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएंगी। इसमें ऑल बिड करना पड़ेगा आपको, हाई वैल्यू हटाना पड़ेगा। तो ये पार्टिसिपेटेड वाली बिड जो है सारी आपके पास आ जाएंगी। अब बात आती है कि ये तो हो गई बिड सर्च करने का ऑप्शन, ठीक है, बिड का मैंने बता ही दिया आपको, कैटलॉग का मैंने बता ही दिया है, जेम रजिस्ट्रेशन का मैंने बता ही दिया आपको। टेंडर में अब बात कर लेते हैं कि आपको अलग से किसी डिपार्टमेंट की बिड भी सर्च करनी है तो उसके लिए क्या है, आपको इसमें लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट ऑफ बिड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी बिड सर्च कर सकते हो, ऑल इंडिया की कोई भी बिड। नंबर आपको पता होना चाहिए, लास्ट के नंबर जो भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 49100494, ठीक है, तो ये बिड यहाँ पे निकल जाएगी, लास्ट के नंबर भी होंगे। तो अगर आपके पास पूरा नंबर है तो पूरा भी सर्च कर सकते हो आप, पूरा डाल के यहाँ पे, तब भी बिड निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन भी है। अगर आपको कुछ एडवांस सर्च करना है एडवांस सर्च में, तो एडवांस सर्च में जाके आप टेंडर सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास सर्च बाई बिड नंबर है तो कैटेगरी या जो भी बिड नंबर है आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और सर्च बाई ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमें सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे का सर्च करना है और फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे हम सर्च कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई वगैरह इधर उधर की आती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे रहेगा, कभी कभी यहाँ पे कॉमर्शियल भी होता है तो आपको इंडियन रेलवे ही सिलेक्ट करना है। डेट जो आज की बिड एंड, ठीक है, बिड एंड फ्रॉम, कब से, तो आज की डेट यहाँ पे रहेगी और यहाँ से आप 10-12 दिन आगे तक की या 15 दिन या 1 महीना आगे तक की डेट जो है ले सकते हो। जैसे हम 15 जून तक की ले लेते हैं और सर्च कर देते हैं, तो जो भी रेलवे के टेंडर होंगे हर कैटेगरी के वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट का, कस्टम बिड का है, ठीक है, मैकेनाइज क्लीनिंग वगैरह है, ये आउटसोर्सिंग है, जैसे 29/5 का है ये। तो जो भी टेंडर है आप टेंडर को सर्च भी कर सकते हो और यहाँ से देख भी सकते हो। ये किसका है, क्लीनिंग एक्टिविटी रेलवे कॉलोनी लोनावला फॉर ए पीरियड इतने, ठीक है, लोनावला की है, सेंट्रल रेलवे में है लोनावला, ठीक है। 3 करोड़ का काम है, 3 करोड़ 5,58,000 रुपये की है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इस तरीके की वो बिड भी है, ठीक है। इसमें जो भी एक्सपीरियंस ये क्वालिटी आपसे मांगते हैं, ये सारे एनेक्सर वगैरह, स्कोप ऑफ वर्क, इसमें सब लिखा होता है कि आपको क्या क्या क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास। जैसे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस क्वालिफाइड क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा इसमें खुल जाएगा। तो फिर उससे मिनिमम एलिजिबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सिमिलर वर्क क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक है, टर्नओवर वगैरह क्या होना चाहिए, टेक्निकल बिड क्या होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे 27% में पीछे 3 साल में जो भी काम पूरा किया वो कंप्लीटेड, अगर 80% है तो 100 नंबर मिलेंगे, या 50 के 2 होने चाहिए, 80 का 1 और 40 के 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वाले में आ गया। फिर टर्नओवर 1.5 होने पे आपको 3 टाइम पे 40 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और 60 होने पे 60 मार्क अगर 3 से 8 टाइम गुना हुआ तो उसका टर्नओवर, जैसे किसी का टर्नओवर टेंडर की वैल्यू जो है 50 लाख की है, अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो वो 3 टाइम हो जाएगा उसका, ठीक है, इस तरीके से। तो जो चीज़ें इसमें मांगी है पूरी रिक्वायरमेंट है टेंडर से रिलेटेड, और ये एफिडेविट हो गया एक, ठीक है,
ये सब चीज़ें बनानी होती हैं। ये तो हो गया सर्च करने का तरीका। जो भी टेंडर है आपको यहाँ से सर्च कर सकते हो, फिर नेक्स्ट भी जा सकते हो। नेक्स्ट में पूरा एक एक करके वन बाई करके इसको टेंडर को देख सकते हो आप। अगर आपको स्पेशली किसी लोकेशन का टेंडर देखना है, जैसे सर्च बाई कंजाइनी लोकेशन। कंजाइनी क्या होता है, जो डिपार्टमेंट का ही होता है। जैसे बायर कभी कभी अलग होते हैं, जैसे बायर क्या होता है, जो मेन प्रिंसिपल होता है। कंजाइनी हो गया जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर हो गए या स्टेशनों के इंचार्ज हो गए, जैसे CHI हेल्थ इंस्पेक्टर है। जैसे हमें दिल्ली स्टेट का ले लिया और कंजाइनी हमें न्यू दिल्ली का ले लेते हैं हम, ठीक है। डेट इसमें सेम रहेगी और ये आगे तक की डेट जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। 31 मई की देख लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में जो जो टेंडर निकल रहे होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। आपको अलग ही स्पेशली कोई अगर टेंडर सर्च करना है तो वो मैंने जो जैसे बताया था कि आप लोकेशन उसमें लिख के आप सर्च कर सकते हो। इसमें हर स्टेट का टेंडर देख सकते हो, हर डिस्ट्रिक्ट का टेंडर देख सकते हो आप इसमें। जैसे आपको उत्तर प्रदेश का देखना है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपको टेंडर देखना है, जैसे बिजनौर का देखना है आपको, तो बिजनौर में जितने भी टेंडर होंगे वो इसमें यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंडर मैंने बता दिया। और सर्च बाय BOQ, अगर आपके पास BOQ वगैरह है तो किस चीज़ की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके जो है टेंडर सर्च कर सकते हो। बिड वैल्यू और ये वगैरह करके आप सर्च कर सकते हो। ये तो हो गया बिड सर्च करने का पूरा, और मैंने कैटलॉग का भी बता दिया आपको इसमें, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि भाई अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। बिड सर्च करने में देखो स्पेशली इन्होंने अभी ये नहीं बनाया है जैम पे कि आप डायरेक्टली एक ही चीज़ डाल के उसका डायरेक्ट टेंडर सर्च कर सको। हाँ, लोकेशन के जरिए तो आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको किसी बिड का स्टेटस देखना है, मैंने स्टेटस भी बताया था आपको, अगर किसी बिड का आपको लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करना है, स्टेटस देखना है, बिड आ रहे स्टेटस, तो वो बिड नंबर यहाँ पे आप डाल दो, वो स्टेटस पूरा आ जाएगा। कौन किस किस ने पार्टिसिपेट करा है वो भी क्लियर आ जाएगा इसमें, और उसमें क्या चल रहा है अभी वो भी डिटेल इसमें पूरी आ जाएगी। तो आज की वीडियो पूरी हो गई है। इसमें मैंने आपको बता दिया है व्हीकल वाले हायरिंग वालों के लिए भी और उसके लिए भी। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कैटलॉग का बता दिया है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बता दिया है, और बिड सर्च करने से रिलेटेड बता दिया है आपको। आगे की वीडियो में हम टेंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।